डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे COP28 है या फिर COP28 जो मीटिंग है वो कैसे G20 के अलावा या फिर बात करूँ कि और जो मीटिंग्स है उनके अलावा कैसे एज़ कम्पेयर टू देम कैसे खास है एज जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, या फिर बात करूँ कि कैसे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो सिर्फ एक दो देशों के बीच में कन्फ्रंटेशन को लेकर ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके बियॉन्ड भी कई चीज़ें जो हमें समझना बाकी है। डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं, बट इसके साथ साथ हमारा मेन फोकस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड, मेरा ये मानना है कि डजेंट मैटर आप अकेडमिक वाइज कितना भी एक्सेल कर रहे हो अपने जीवन में, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, या इन जनरल लाइफ में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप सिर्फ वर्किंग कंडीशंस को लेकर आप अपने आप को या फिर आप वर्क में अगर एक्सेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी आप ओवरऑल ग्रोथ में मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक शार्प पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जीवन के अंदर ओवरऑल ग्रोथ हासिल करनी है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोग साथ में हर रोज़ एक नया कोर्स शेयर करता हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन देख सकते हैं। टू लिव इज़ द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट पीपल एग्जिस्ट, दैट इज़ ऑल। अब डियर फ्रेंड, ये जो ऑस्कर वाइल्ड का ये जो कोट है ये एक डीप मीनिंग आपको देता है अपनी लाइफ के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जो एक रेयरेस्ट थिंग है इस वर्ल्ड के अंदर वो यही है कि जो लोग जीते हैं, एक होता है एग्जिस्ट करना, एक होता है जीवन को जीना। अब कहते हैं ना कि ये बस जीने के लिए एक जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि हम खाने के लिए जीते हैं, तो वो एक एग्जांपल है। अगर आप इससे कोई रिलेट करेंगे लाइफ से लेकर तो ऐसा होगा कि आप जीने का मतलब क्या है। एक तो होता है एग्जिस्ट करना, एक होता है जीना। तो एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आप अपना जो काम है, यानी कि आप रोज़ सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस घर पे आते हैं, अपना काम करते हैं, अपने दोस्तों से चिल करते हैं, आप उसके बाद में सो जाते हैं। तो ये तो हो गया एग्जिस्ट करना। बट एक्चुअल में जीना क्या है दोस्तों, वो ये है कि आप हर एक पल जो है अपने जीवन का, अब जब आपको पता है कि कैसे अगर आप रोज़ डेली रूटीन जो है वो अपना सेम रखेंगे तो कहीं ना कहीं बोरियत ज़रूर आ जाती है उसके अंदर। तो आप एक मशीन की तरह काम करने लगते हैं कि हाँ, पता है कि रोज़ सुबह उठना है, जाना है, आना है, एंड ऐसे ही कुछ चीज़ें जो है वो दिन भर करते रहना है। बट जो असलियत में जीना जो है दोस्तों वो ये है कि हर पल आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है उसको आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप लिव टू द फुलेस्ट, जैसे कहते हैं ना, लाइवलीनेस अपने जीवन में रखना। लाइवलीनेस का मतलब ये है कि हर किसी से हंस खेल के मिलना। आप एक अपने अंदर एक कमराडरी जो होती है इसको इनबिल्ड करते हैं, यानी कि आप किसी से मिलते हैं तो उनको लगना चाहिए कि आप अपने जीवन में खुश हैं, आप अच्छा कर रहे हैं ऑलवेज। जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आप यू हैव टू स्माइल। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं हर किसी के सामने ही दुखड़ा अपना लगा देना कि ऐसा नहीं है ऐसा है। तो ये ऐसी जो एक मेंटेलिटी होती है ना, ये एक कमज़ोर व्यक्ति की मेंटेलिटी होती है, मेरा ये मानना है। बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको एक कहते हैं कि लाइवलीनेस दिखाना अपने जीवन के अंदर, आपको यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो ऐसे में जो व्यक्ति सच में जिंदा है वो दिलेर, आप कहते हैं ना कि जिंदा दिल आदमी जिसे कहते हैं, वो चीज़ आपको रखनी है। अरे एक कहते हैं ना कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी जीवन में, लेट आपको उनका हंस के सामना करना चाहिए। तो वही एक इंसान है जो सच में जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी कि अपनी लाइफ को जो है लिवेस्ट फुलेस्ट जो है वो जी रहा है। तो ऐसा आपको बनना है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लेंट ना करके, जो एक कहते हैं ना कि बड़ी कॉमन टर्म है, आपने सभी ने सुनी होगी कि ऑफिसर एक क्वालिटीज़ जो होती है, तो वो चीज़ जो है उसके अंदर ये आती है कि आप किसी चीज़ को लेकर कंप्लेंट ना करें। आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे सॉल्व करें। तो ऐसा कुछ एटीट्यूड अगर आप लाइफ में जीवन में रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक उच्च स्तर पे अपने आप को पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यही मेरा आपसे कहना, यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने जीवन को सिर्फ इस तरीके से ना देखें कि हाँ जीवन चल रहा है, बल्कि इस तरीके से देखें मैं अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी रहा हूँ, मैं हर एक पल को एंजॉय कर रहा हूँ। जब किसी से मिल रहा हूँ तो एक फुल एनर्जी के साथ मिल रहा हूँ। किसी को जब आप मिलते हैं तो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी है वो फील होनी चाहिए सामने वालों को। तो ये मेरा आपसे कहना है। तो ये था कुछ कोट आप सभी के लिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा क्या है, इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। एंड आज का जो सवाल है आप सभी के लिए कि यूपी सरकार ने नवंबर मंथ का ऐसा कौन सा दिन है जिसे नॉन वेज डे डिक्लेयर किया है।
तो ये अब काफ़ी करंट में है। हाल ही के अंदर यूपी सरकार ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, एंड आप इसके बारे में अवेयर नहीं है तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, गूगल कीजिए इसके बारे में, देन यू विल गेट टू नो द आंसर। उसके बाद में अपना कमेंट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिए, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप आंसर स्टिक करते हैं या फिर आंसर लिखते हैं तो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो ये था सवाल। नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल्स। आज है 29 नवंबर 2023 एंड पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर, वो है अनपैकिंग द दुबई क्लाइमेट मीटिंग। अभी ये आप सभी को पता है कि COP की जो मीटिंग है वो होने वाली है दुबई के अंदर, UAE के अंदर, और इसका जो थीम है वो है यूनाइट, एक्ट एंड डिलीवर। तो ये चीज़ आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अब दोस्तों COP की मीटिंग है, स्पेशली जो 28th एडिशन है, ये इतना खास क्यों है? बिकॉज आपको पता है कि पिछले एक साल के अंदर काफ़ी मीटिंग्स हुई है, समिट्स हुए हैं, चाहे वो मैं बात करूँ G20 की या अलग अलग जो स्तर पे जो मीटिंग्स हुई है उनके सभी के अंदर कैसे COP 28 जो है इम्पोर्टेंट है। अब COP is widely climate governance serving as a platform for equitable discussion. It acknowledges the diverse challenges countries facing concerning climate change and foster inclusive dialogues. अभी जो मेन मुद्दा COP 28 के अंदर डिस्कस किया जाने वाला है वो है इक्विटेबल का। इक्विटेबल डिस्कशन जो है वो किए जाएंगे। अब इक्विटेबल डिस्कशन से मेरा ये मतलब है कि दोस्तों आपको पता है कि ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज को लेकर या क्लाइमेट डाइवर्सिटी को लेकर काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है, बट इस समय जो मेन फोकस है सरकारों का या फिर इस समय जो सभी कंट्रीज़ का मेन फोकस है वो इस तरफ ही है कि एक इक्विटेबल नज़रिया रखा जाए टुवर्ड्स सेविंग द एनवायरनमेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड नेशंस जो है वो खासा ध्यान नहीं देंगे एंड डेवलपिंग नेशंस को ही इस बारे में ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इक्विटेबली सभी लोग जो है इक्वल प्रयास करेंगे। सभी लोग जो है या सभी देश जो है वो अपने स्तर पे एक बेस्ट एफर्ट्स डालेंगे टू सेव द एनवायरनमेंट। अब 2023 जो है आपको सभी को पता है कि ग्लोबली अगर बात करें, हिस्टोरिकली बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक बैड मैं कहूँगा कि साल रहा है एज कम जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो डेविएशन इन टेम्परेचर रिकॉर्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर अंडरलाइन द पासिंग नीड फॉर इंटरवेंशंस। अब आपको पता है कि कैसे दुनिया भर के अंदर इस वर्ष के अंदर इतने सारे भूकंप आए, इतनी सुनामीज़ वगैरह हैं, या फिर एक काफ़ी कॉमन काफ़ी जो रेयरेस्ट इंसिडेंट्स हुआ था वो लंदन के अंदर एक जो सोल्जर है, 3 सोल्जर एक परेड के अंदर बेहोश हो गए थे बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। तो यूरोप के अंदर अगर हीट स्ट्रोक की ये हाल है तो दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा एक ये चिंताजनक चीज़ है सभी देशों के लिए कि अगर यूरोप जैसे देश जहाँ पे एक ठंडा प्रदेश जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे अगर इतनी गर्मी बढ़ रही है कि सोल्जर जो है, स्पेशली सोल्जर जो इतने फिजिकली और मेंटली फिट माने जाते हैं, अगर वो भी गर्मी से, हीट स्ट्रोक से अगर बेहोश हो रहे हैं तो दैट इज़ कंसर्निंग। तो ये एक चीज़ ने काफ़ी अटेंशन लिया था इस बार। एंड इसके बाद इक्विटेबल एंड फाइनेंस डिस्प्यूट्स जो हैं वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि हम पहले डिस्कस कर चुके कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि नहीं जी आपको एफर्ट्स डालने चाहिए, एंड डेवलपिंग नेशंस बोलते हैं डेवलप्ड देश कि आप ऑलरेडी इतना डेवलप्ड है, यू हैव द फाइनेंस, यू हैव द रिसोर्सेज, तो आपको उसके ऊपर और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो ऐसे में दोनों ही देश, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हो चाहे डेवलपिंग नेशंस हो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालने से पीछे नहीं हटता है। अब GST जो है, अब GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बल्कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो है, ये एक कोर चीज़ रहेगी एट COP 28। The core of COP agenda is inaugural GST pivots the Paris Agreement ambitions. It assesses global progress, especially mitigation, adaptation and support, signaling the need for increased ambitions. अभी GST एक सेंट कोर में रहेगा इस मीटिंग के। अब इसके अंदर होने क्या वाला है कि स्पेशली जो अडेप्टेशन है या सपोर्ट या सिग्नलिंग या मिटिगेशन की जो चीज़ें हैं, इन सभी को एक साथ लाना पड़ेगा टू अचीव द एम्बिशन। अब एम्बिशन क्या है? एम्बिशन आपको पता है एनवायरनमेंट को सेव करना है। तो एनवायरनमेंट सेव करने के लिए जितनी भी अडेप्टेशन हमें करनी पड़ेगी, जितना भी सपोर्ट हमें एक दूसरे को देना पड़ेगा, जितने भी एक मिटिगेशन चीज़ें होती है ना, उन सभी को एक साथ इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी जाके जो ये गोल है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं या फिर ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे होने वाले जितने भी डिमेरिट्स हैं इस अर्थ पे, उन सभी को कम कर सकें। तो डिसएग्रीमेंट एंड GST फोकसेस debate revolves around whether the GST should now hold nations accountable for past actions or emphasize future emissions limitation. अभी डियर फ्रेंड्स, ये जो GST का एक कोर फंडामेंटल है कोप मीटिंग अंदर, वहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है। पहला ये कि कुछ देश जो हैं उसके फेवर में GST को
इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि और कुछ देश जो है वो कह रहे हैं कि एक तरीके से सीधा मना नहीं करके लोग क्या कह रहे हैं कि आपको जो पहले जितने भी पास्ट एक्शंस हो चुके उस पर एम्फसाइज किया जाए, या फिर आगे आने वाला जो समय है उसके अंदर क्या और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर डिस्कस किया जाए। अभी जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना कि कैसे डिबेट्स जो है वो GST होल्ड नेशंस अकाउंटेबल फॉर पास्ट एक्शंस और एम्फसाइज। अभी ऐसे कुछ देश जिन्होंने पहले ऑलरेडी अब ऐसा नहीं कि सभी देश पहले से डेवलप्ड थे, उन्होंने भी वर्क किया है, तब जाके वो डेवलपिंग फेज से या डेवलप्ड नेशंस के कैटेगरी में आए हैं। तो क्या ऐसे में उनको जिम्मेदार ठहराना सही होगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुके हैं इस एनवायरनमेंट को। फिर बात करूँ कि कैसे जो फ्यूचर एमिशंस जो हैं वो कैसे इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। अभी डियरेंस यही जो चीज़ है ना कि क्या अगर चीज़ों को ब्लेम करने से काम चलेगा या फिर फ्यूचर जो एमिशंस हैं उनको लिमिट करने से काम चलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना कि क्या किसी को इसके पास्ट एक्शंस पे जिम्मेदार ठहराना या फिर आगे आने वाले समय के अंदर जो एमिशंस होने वाली है उनको लिमिट करना, तो यही चीज़ एक बेंचमार्क सेट करेगी इस पूरी मीटिंग के अंदर। साथ ही बात को अडेप्टेशन ऑफ फाइनेंस की, तो बहुत ज़रूरी है इस समय पे कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो फाइनेंस प्रोवाइड करें डेवलपिंग नेशंस को। अब COP28 aims to elevate adaptation priorities often overlooked in climate negotiation. Discussion include framing unified adaptation goals and doubling adaptation finance, addressing the question of funding. अभी अडेप्टेशन एंड फाइनेंस की जब बात आती है ना दोस्तों, तो एक बेहद सिंपल रूल इसके अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है कि वही बात मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे चुका हूँ कि जिसके पास अधिक पैसा होगा वही किसी कम पैसे वाले को अपनी तरफ से पैसा दे सकता है। तो यही चीज़ सेम चीज़ अब इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पे, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के पास ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज है, इतना फाइनेंस है कि वो डेवलपिंग नेशंस को फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है अडेप्टेशंस की। अब यानी कि ये मतलब नहीं है कि आप कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो आप उतना ज़्यादा ही पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक यूनिफाइड अडेप्टेशन गोल जो है उसको अचीव करना है, सभी की तरफ से जो बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के बाद इतना फाइनेंस, इतना रिसोर्स है कि वो मदद कर सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर उनको डबल एफर्ट्स लगाने चाहिए। यानी जो भी अभी नेशंस डेवलपिंग फेज में हैं उनको डबल तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो एक फंडिंग का जो सवाल है वो ख़त्म किया जा सके और जल्द से जल्द चीज़ों को, यानी कि क्लाइमेट को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑन द रोड या फिर ऑन बोर्ड लाया जा सके और चीज़ें इम्प्लीमेंट करके जल्द से जल्द चीज़ों को बेहतर तरीके से वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कंटेंशियस वर्ल्ड डिबेट, अब जो वर्ल्ड है ये दो गुटों में बटा हुआ है। इस समय बगले का बात करूँ कि कैसे differing views exist between a broad focus on fossil fuels versus a narrow focus on coal alone, leading to continuous discussion. अभी कुछ जो देश हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ कोल ही जो है वो एक मेन फोकस होना चाहिए जब फॉसिल फ्यूल्स की बात आती है। वहीं कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं उनका ये भी कहना है कि जो नेचुरल गैसेस है या फिर सिर्फ कोल नहीं बल्कि इसके अलावा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैस हो, तो इन सभी को लेकर भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें रखना पड़ेगा। अब इंडिया जैसी कंट्री है तो हमारा फोकस यही रहता है कि सिर्फ कोल पे नहीं बल्कि सभी जो जितनी भी ये कहते हैं ना फॉसिल फ्यूल जो आने वाले समय के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, तो इन सभी को लेकर हमें ऐसे कुछ रोड मैप्स तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ पे सिर्फ कोल ना बचाया जाए बल्कि साथ साथ जो नेचुरल गैसेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उन सभी को एक साथ बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्योंकि आपको पता है कि कोल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल है, तो ऐसे में ज़रूरत तो है ही कि कोल को बचाया जाए, बट उसके साथ साथ नेचुरल गैसेज जो है या नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको भी साथ साथ बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। ग्लोबल फाइनेंशियल शिफ्ट की बात करूँ तो इश्यूज अराउंड मोबिलाइजिंग फंड्स, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑन एजेंडा। अभी COP28 का जो एक एजेंडा है कि सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो ये फाइनेंस का भी है, बिकॉज आपको पता है कि जब एनवायरनमेंट, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक फैक्ट्री है किसी देश के अंदर वो इतना डेवलप नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बिल्कुल मैन्युफैक्चर तो करेंगे बिकॉज दे हैव टू बी डेवलप्ड। तो ऐसे आने वाले समय में जब उनको डेवलप्ड होना है तो जब उनकी फैक्ट्रीज से जो भी धुआं निकलता है तो दैट इज़ अ पॉल्यूटिंग थिंग। तो उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए उन्हें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो है, ऐसा कुछ फंड की ज़रूरत है ताकि वो जो भी धुआं निकल रहा है उसको कम पॉल्यूटिंग बना सके। तो इसके लिए उन्हें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उन्हें ज़रूरत पड़ेगी एक रिसोर्स की या फिर उन्हें पड़ेगी फाइनेंस की। तो ये एक जो फाइनेंशियल रिसोर्स है या फिर फाइनेंशियल हेल्प जो है
उसके ऊपर मेन मुद्दा रहेगा इस COP28 मीटिंग के अंदर कि जितना ज़्यादा एक फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं डेवलप्ड नेशंस वो उतना ज़्यादा करें, ताकि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। अब जोग्राफिकल एरिया में COP28 की जो एक इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्लाइमेट पॉलिसीज़ है इम्प्लीमेंटिंग जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी पॉलिसीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव्स अमंग नेशंस। अब जितनी भी आपको पता है कि जो एक इन्वायरमेंट को लेकर चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिक्स है, इसके अंदर क्लाइमेट पॉलिसीज़ होती है या फिर एनर्जी पॉलिसीज़ होती है, इन सभी को एक साथ देखने की ज़रूरत है। बिकॉज जब कोई भी देश आपस में ट्रेड करते हैं, चाहे वो एनर्जी का हो चाहे वो अदर गुड्स का हो, तो वहाँ पे देखा जाता है कि कितना कौन रिलायबल है चीज़ों को लेकर। यानी कि जैसे हम बात करते हैं ना कि हमें चीज़ ये जो नेचुरल ऑयल है या फिर ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो चाहे रशिया हो, तो इन सभी चीज़ के ऊपर हमें एक रिलाई करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ लंबे समय तक टिकेगी नहीं तो हमारा जो डिपेंडेंस है वो तो कम होगा, इसके साथ अल्टरनेटिव जो है वो हमें देखने को पड़ेंगे ही। आपको पता है EV इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। The role of COP climate policies though might not resolve all climate-related issues, it set crucial benchmark in slow evolution of global climate policy। अब COP28 जो है ये एकमात्र तरीका नहीं है कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस है या फिर क्लाइमेट पॉलिसी है इनको एक साथ एलिमिनेट किया जा सके, बट यस ये एक ज़रिया हो सकता है ऐसे कुछ बेंचमार्क सेट करने का जहाँ से आगे आने वाला समय जो है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को एक बड़े नज़रिए से देखे सभी लोग एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है इसको लेकर सभी देश चले, एंड अपनी जो इंडिविजुअल लेवल पे सभी देश जो है अपने अपने लेवल पे एक ऐसी पॉलिसीज़ तैयार करें जहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है खासकर क्लाइमेट चेंज जो है उसको एक प्रायोरिटीज दी जाए एंड उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो किया जाए। तो ये था जो पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड आर्टिकल है कि द चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। अब मेरा आपसे ये सवाल है दोस्तों कि जब अब मैं आपसे बात करता हूँ मैरीटाइम सिक्योरिटी की तो आपके मन में क्या आता है? ऑब्वियस ही बात है आप में से ज़्यादातर लोग मन में ही याद होगा सर जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आती है तो यही चीज़ है कि कैसे दो देश जो है आपस में सी पे नेवीज जो है उनकी फाइट कर रही है एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है आपके मन में आती होंगी जब मैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता हूँ। बट क्या आपको पता है कि सिर्फ ये जो एक चैलेंज है कि दो देशों को एक दूसरे को काउंटर करना ये तो एक पार्ट है इस मैरीटाइम सिक्योरिटी का, बट इससे कहीं ज़्यादा एक वास्ट चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आती है। तो इट्स जस्ट अडेप्टिबिलिटी वर्सेस वाइडली कन्फ्रंटिंग एनर्जी थ्रेट्स। अभी ये जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना कि ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी एज क्रूशल फॉर सर्वाइवल, अभी ह्यूमन का जो एक नेचर है ना अडेप्टेबिलिटी का वो एक स्ट्रेस डालता है इस चीज़ पे कि हम एक एक तरीके से जो हमारी मेन क्वालिटी है सर्वाइव करने की वो है हमारी अडेप्टेबिलिटी। हम किसी भी सिचुएशन के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं। कि कई ऐसे जानवर होते हैं जैसे पोलर बियर है, अगर आप उसको गर्मी के किसी प्रदेश में ले आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बट ह्यूमंस एज ए ह्यूमंस हमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वी कैन सर्वाइव इन बैडेस्ट ऑफ द बैडर सिचुएशन। तो ये एक अडेप्टिव नेचर जो है हमारा ये एक काफ़ी क्रूशल है जब बात आती है सर्वाइवल की। तो ऐसे में अडेप्टिंग करना यानी कि मैरीटाइम डोमेन में जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अडेप्टेबिलिटी एक चीज़ जो है वो इमर्जिंग थ्रेट्स को कम करने में मदद करती है। अब अडेप्टेशन का हमारा ये मतलब नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्रोमाइजिंग एक अलग चीज़ है, अडेप्टिंग एक अलग चीज़ है। तो जब तक आप अडेप्ट करते रहेंगे चीज़ों को यानी कि चीज़ों को लेकर काउंटर करते रहेंगे, जो भी चीज़ अगर आप देश के हित के लिए अगर आपको काउंटर करते रहेंगे तो यू विल सर्वाइव। तो इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर ही। अब मैरीटाइम थ्रेट्स जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े हैं। बात करते हैं जैसे ग्रे जोन वॉरफेयर है या लैंड अटैक मिसाइल्स है, कॉम्बैट ड्रोन्स जो हैं, इन सभी की एक खपत जो है वो देशों के अंदर बढ़ गई है। अब ये अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स जो होता है ना, जैसे मैं आपको बताया कि ग्रे जोन वॉरफेयर है या लैंड अटैक मिसाइल्स है या कॉम्बैट ड्रोन्स है, तो ये एक अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स हैं किसी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए। दीज हैव अल्टर द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी पहले क्या हुआ करता था कि जैसे दो शिप्स हैं दो कंट्रीज़ की, तो एक शिप जाएगी दूसरे देश के पास में एंड दे विल फाइट, एंड जो भी कमज़ोर जो पार्ट होगा वो हार जाएगा, एंड जो बिगर टीम है या जो ताकतवर टीम है वो दूसरी नेवी को हरा के एंड देन देश के अंदर इंक्लूड कर जाएगी। ये एक ट्रेडिशनल तरीका था। बट अब क्या है कि अब इससे ज़्यादा ग्रे जोन वॉरफेयर है या लैंड अटैक मिसाइल्स है या कॉम्बैट ड्रोन्स, ऐसी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फेस टू फेस चीज़ों को या फिर एक दूसरे के साथ फेस टू फेस आके चीज़ों को फाइट कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा कई अनकन्वेंशनल तरीके, जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना कि कैसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो आजकल एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी जो है गेन कर रहा है, वैसे ये चीज़ें जो है ना ग्रे जोन वॉरफेयर। अब ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब ये है कि आप किसी भी जो देश है उसकी जो एक बाउंड्री है उसमें ना जाके बाहर से अगर आप मिसाइल्स वगैरह या अटैक करना या फिर ड्रोन्स के द्वारा अटैक करना, तो ये सभी इस ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर इंक्लूड होता है। जो डिमांड फॉर डाइवर्स सिक्योरिटी की बात करूँ तो कैसे चीज़ें जो हैं अब डाइवर्स सिक्योरिटी होता है, बिकॉज पहले ही अभी आपको पता होगा कि कैसे इंडियन नेवी जो है वो अलग अलग शिप्स को प्रिक्योर करती है। आपने देखा भी होगा कि कई शिप्स जो है काफ़ी बड़ी होती है, देन कई छोटी होती है, कई पेट्रोलिंग वेसल्स होती हैं। तो बिकॉज ये प्रोवाइड करती है मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक जहाज लेंगे निकल गए एंड वो आपकी पूरे देश की सुरक्षा कर लेगा, बिकॉज आपका ये समझाता हूँ कि अब एक जो बड़ा शिप है वो अटैक करने काम में आएगा। ये सब बैकग्राउंड दे सकते हैं ना कि कैसे इस पर आप फाइटर जेट्स जो है वो खड़े कर सकते हैं, तो ये एक काम का है। अभी एक दूसरा शिप होगा वो उसके अंदर रडार होंगे तो वो किसी एनिमी को डिटेक्ट करने काम में आएगा। तीसरा जो शिप होगा वो किसी चीज़ को एक साथ एक मिसाइल जो है वो लॉन्च करने काम में आएगा। तो ऐसे अलग अलग शिप जो है वो एक अलग अलग काम में आते हैं। तो अब अगर आप कहेंगे कि सर ये सभी चीज़ों को एक ही शिप पे क्यों नहीं लगा देते, जब इतनी सारी चीज़ें एक ही शिप पे होगी तो सोल्जर्स कहाँ बैठेंगे, या फिर बाकी चीज़ें जो है वो ऑयल है चीज़ों के अंदर या फिर कोई सामान लेके जाना है तो वो सभी चीज़ें एक के अंदर फिट नहीं हो पाती। तो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक्स है ये चीज़ों के अंदर। तो देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी बियॉन्ड कन्वेंशनल मिलिट्री रिस्पॉन्स। द चैलेंजेस सच एज इलीगल फिशिंग है, मरीन पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर नेसेसिटिंग कैपिटल रिसोर्स स्पेशलाइज पर्सनल। तो सिर्फ एक 1-to-1 या फिर जो एक मिलिट्री वाइज जो रिस्पॉन्स होता है उसको न देख के एक अलग चीज़ें जो है अलग चैलेंजेस है जैसे कि इलीगल फिशिंग है, मरीन पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज जो है ये सिक्योरिटी को ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं। अब इसी के लिए ज़रूरत है कि कैपिटल की ज़रूरत है, रिसोर्सेज के स्पेशल पर्सनल की एक ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हर एक काम जो है वो आपकी नेवी नहीं कर सकती। इसके लिए आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा डाइवर्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कुछ जो है वो डिमांड करती है डाइवर्स सिक्योरिटी की। अब इसके अंदर ग्लोबल साउथ का क्या कंसर्न है? डिस्पाइट द साउथ एम्फसाइज द मैरीटाइम सिक्योरिटी, देयर इज अ लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, परसीव्ड नेग्लेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन लिटरल एशिया एंड अफ्रीका एंड साउथ पैसिफिक। अभी आपको पता है कि कैसे जो एक पहले की कहते हैं ना जैसे पायरेट्स के बारे में सुना होगा, तो पायरेट्स क्या करते थे कि कोई भी जो जहाज है उसको जाकर लूट लेते थे। तो ये एक तरीके का मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट था। बट आपने देखा कि कैसे अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर जो ब्लैक सी है उसके ऊपर जो ब्लैक ग्रीन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करके रशिया ने पूरी तरीके से जो ग्रीन का सप्लाई था यूक्रेन के अंदर रोक दिया था। तो ये भी एक तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट है यूक्रेन के लिए। वो तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कहता है ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दूसरे देश में डाल दी। तो सिर्फ एक तरीके से ही अपने आप को बचाना कि हमारे पास नेवी है हम सुरक्षा कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट इनफ। उसके अलावा और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होते हैं। साथ ही ग्लोबल साउथ के अंदर चीज़ें जो है वो और गरमाती जा रही है, बिकॉज हर देश का ग्लोबल यानी साउथ के जो रीजन है अभी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो देश है वो एक दूसरे के साथ एक जो कहते हैं ना कि ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करें, बट ऑन द अदर हैंड एक अपना डोमिनेंस जो है वो भी दिखाने की कोशिश करें। तो ऐसी में चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट होने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब इंटरकनेक्टेड सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट इज द मॉडर्न सिक्योरिटी एजेंडा इंटरमीन्स नेशनल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। अभी सिर्फ एक चीज़ को लेकर या फिर डिफेंस को लेकर काम नहीं चलेगा, बट इसके साथ नेशनल है, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो भी काफ़ी क्रूशियल है। द कॉम्प्लेक्सिटी पोजेस चैलेंजेस स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ इम्पैक्टिंग मरीन गवर्नेंस एंड वल्नरेबिलिटीज। अब ये चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि जो मरीन गवर्नेंस है उसके ऊपर काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, बिकॉज फोकस जो है वो सिर्फ एक की तरफ है एंड फोकस को शिफ्ट करके ऑल अराउंड या फिर एक बिग पिक्चर की तरफ देख के एक सिक्योरिटी वाला जो फेस है या फिर सिक्योरिटी की जो पिक्चर है उसको और क्लियर करने की ज़रूरत है। द लैक ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेशन, अभी आपस में ही दो देश जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया कि कैसे ब्लैक सी के अराउंड रशिया एंड यूक्रेन दोनों है। तो वहीं अगर ये दोनों देश जो है इस वाटर बॉडी को यूज़ कर सकते थे एक दूसरे की अप्लाई के लिए, बट अगेन ये दोनों ही देश क्या कर रहे हैं कि वॉर के कारण इस पूरे रीजन को या फिर ब्लैक सी स्पेशली इसको पूरा वल्नरेबल बना रखा है अदर कंट्रीज़ के लिए भी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रीजनल कॉपरेशन है वो एक एब्सेंस दिखाई देती है उस चीज़ की। 2030 का जो मैरीटाइम विजन है उसमें बात की गई है कि कैसे इंडिया मैरीटाइम विजन एम्फसाइज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू पोस्ट डेवलपमेंट शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, ढाका डेवलपमेंट अप्रोच टू इंडो पैसिफिक अंडरस्कोर प्रॉस्पेरिटी एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन।
अभी इंडिया का कुछ विजन है 2030 को लेकर की चीज़ों को कैसे थोड़ा और इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको पता होगा कि एक शिप चलाई गई थी फ्रॉम हरिद्वार टू कोलकाता इन गंगा रिवर, तो वो एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है मरी टाइम जो विज़न है उस चीज़ को लेकर, बिकॉज उससे क्या होगा कि टूरिज़्म बढ़ेगा एंड इसके अलावा शिपिंग इनलैंड वाटरवेज के अंदर, क्योंकि गंगा के अंदर वो शिप चली थी, तो इसलिए इनलैंड वाटरवेज के अंदर जो ये डेवलपमेंट है इससे एक टूरिज़्म को तो बूस्ट मिलेगा, पर उसके साथ ट्रांसपोर्ट है वो भी आसान हो जाएगा। वहीं बांग्लादेश की बात करूँ तो ढाका का जो डेवलपमेंट अप्रोच है इंडो पैसिफिक रीजन में वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज काफ़ी सारे पोर्ट जो है वो डेवलप किए हैं बांग्लादेश ने। उसके साथ साथ में चैलेंजेस इन कॉम्बैटिंग इलीगल फिशिंग जो है वो एक मेन इशू बना हुआ है इंडिया श्रीलंका के, स्पेशली बात करें इंडिया श्रीलंका के बीच में। पर आपने देखा होगा कई बार कि न्यूज़ में आती है कि तमिल जो फिशरमैन होते हैं उनको पकड़ लिया श्रीलंकन पुलिस ने, या ऐसी कुछ चीज़ें जो है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। तो इनेबलिंग डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस, लैक्स रेगुलेशंस, लॉ इन्फोर्समेंट एंड हार्मफुल सब्सिडीज कंट्रीब्यूट टू द इश्यूज। अभी लॉ के अंदर इतना ज़्यादा कुछ खासा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, या फिर हार्मफुल सब्सिडीज़ जो है से करनी चीज़ें जो है प्रैक्टिस बढ़ती जा रही, इलीगल चीज़ों का लेना देना जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सिर्फ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से या फिर नेवी के लेवल पर देखने के बजाय एक शॉर्टर पर्सपेक्टिव या फिर एक जो कहते हैं ना कि स्मॉल लेवल पे भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ अ लूप होल इन दैट ऑल्सो। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को आपको बात करूँ तो एक सपोर्ट फॉर मेजर इंडो पैसिफिक नेशंस फोकसिंग ऑन शेयर्ड प्रॉब्लम्स। अभी इंडो पैसिफिक रीजन जो है, स्पेशली जो बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका जो है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको पता क्वाड के मेंबर्स है। तो ऐसे में एक जो चाइना का डोमिनेशन है उसको बंद करने के लिए क्वाड मेंबर्स आपस में आ रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेशली। तो ऐसे में एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी पड़ेगी किसी भी एक देश का डोमिनेशन जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। साथ ही में हर्डल्स जो है, कॉपरेशन स्ट्रेटजीज की बात करूँ तो रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, साथ में स्टेट प्रायोरिटाइज सोवरेनिटी, हिंडरिंग कलेक्टिव एक्शंस डिस्पाइट एडवोकेटिक कॉपरेशन। अभी कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज जो है वो एक इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, बट इसके अलावा जो कुछ जैसे एक ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण एक इंटरऑपरेबिलिटी है वो काफ़ी एक सही लेवल पे इंटरप्ट होती, साथ में शेयरिंग इंटेलिजेंस हो गई, ये सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि दो देश जो है वो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप क्या समझ में आएगा कैसे सिर्फ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ही मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखना सही बात नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जगह भी लूप होल्स काफ़ी जगह पे देखने को मिलता है। और कुछ हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि टनल ऑर्डर एंड्स ऑल ट्रैप्ड वर्कर्स रेस्क्यूड। आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो वर्कर्स 42 वर्कर्स जो टनल के अंदर फंसे हुए थे उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो वेरी कांग्रेचुलेशन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। एंड इसके साथ में सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया है माइकल डगलस को। माइकल डगलस आपको पता होगा, अगर आपने एंटमैन मूवी देखी है तो उसमें जो प्रोफेसर का रोल प्ले करते हैं वो है माइकल डगलस। Kerala Tourism Missions has been made it place in the global list of case studies in the United Nations World Tourism Organization। आपको पता है केरला टूरिज्म जो है वो एक काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्री है, स्पेशली बात करूँ इंडिया के अंदर। तो केरला टूरिज्म जो है उन्होंने जगह बनाई है ग्लोबल लिस्ट में अपनी जगह, द यूनाइटेड नेशन टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर। साथ ही में जो मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह, उन्होंने अभी किया है डिजिटल एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन मणिपुरी लैंग्वेज यूजिंग द मेती मयंक स्क्रिप्ट। तो ये एक काफ़ी अच्छा करंट अफेयर आप सभी के लिए। अगर आप पूछ लेंगे कि मेती मयंक स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ से आती है, तो ये मणिपुर से आती है। तो ये थी आज की कुछ हेडलाइंस। सो यार दैट्स इट, दैट्स टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। ये फ्रेंड्स अगर द वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस एट ऑल। पसंद आता है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। कमेंट कीजिए अपने आंसर्स, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड कमेंट्स सिर्फ अपने आंसर नहीं बल्कि साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप अपना जो ट्रू जो आपका एक फीडबैक है वो जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।